मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको लगाने को, लगा लिए। जो क्वेश्चन फंसे हो उसको व्हाट्सएप पे मेरे को नंबर बता देना। तो जैसे मैंने आयनिक का सॉल्यूशन बना के लगाया था स्टेटस पर, वैसे मैं इसका भी सॉल्यूशन स्टेटस पर लगा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट हम लोगों ने पूरा खत्म हो गया था। अब बस एक लास्ट बात रह गई थी, दैट इज अबाउट द डिफेक्ट। ओके, देखो भाई, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, आज बस यही तो पढ़ाना है अपन लोग को। अच्छे से पढ़ लो इस पॉइंट को, ठीक है। देखो, आप लोग थर्मो में पढ़ोगे, थर्मो की क्लास परसों होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी थर्मो की। एक थर्मो का टॉपिक बचा है और आधा बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, परसों क्लास होगी, ठीक है। कल गैप देने का रीजन भी एक है कि सॉलिड स्टेट अपना पूरा निपटा लो, उसके जो डाउट हो वो हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लो, ठीक है। परसों पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनामिक्स, हिम्मत से काम लो बेटा। देखो, थर्मो में आप पढ़ोगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी जो होती है वो 0 हो जाती है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, मैंने कई बार बताया होगा, बहुत जगहों पर आता है। मतलब 0 केल्विन पर रैंडमनेस क्या हो गई? 0। रैंडमनेस 0 का मतलब हर एटम बिल्कुल जहां बैठा है बिल्कुल शांति के साथ बैठा हुआ है, पलक भी नहीं झपका रहा है। दिस इज 100% परफेक्ट अरेंजमेंट, जहां पे रैंडमनेस क्या हो गई? 0 हो। तो 0 केल्विन पर 100% परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, और 0 केल्विन से तनिक भी ऊपर जाओगे, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 10 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, तो वहां पे परफेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग डिफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो डिफेक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है, एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ 0 केल्विन इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। बात हमारी बेटा क्लियर हो रही है? ओके, तो इसको लिख लो थोड़ा सा, है ना, लिख लो बेटा। एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट of 0 Kelvin is called defect. अगर किसी बच्चे ने कभी हमसे मतलब एंट्रोपी या रैंडमनेस नाम ही नहीं सुन रखा है हमारे मुंह से, ऐसा हो नहीं सकता, 10 बार बताया गया होगा, एडजॉर्प्शन में बहुत जगह बताया होगा। तो जैसे 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं, फ्रेशर बैच के हैं चूंकि, देखो बेटा, हमारा कहना क्या है, जब आप बेटा 0 केल्विन पर होंगे ना, 0 केल्विन पर, तो मान लो ये कोई सॉलिड का टुकड़ा है। जब आप 0 केल्विन पर होंगे ना, तो ये सॉलिड जिससे मिलकर बना है वो बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहेगा, तनिक भी हिले डुलेगा भी नहीं, बिल्कुल अपनी जगह बैठा, हिल भी नहीं सकता है, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई है? 0। रैंडमनेस क्या हो गई? 0। हिलना डुलने का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। अब 0 केल्विन पर ये पोजीशन थी, तुमने जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो इनका हिलना डुलना चालू हो गया। अभी परफेक्ट अलाइनमेंट नजर आ रहा है, तो ऐसे हिलना डुलना क्या हो जाता है? इनका चालू हो जाता है। तो इसी डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट। बात बड़ा क्लियर हो रही है? तो एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ 0 केल्विन इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। अच्छा भाई, अब अपन लोग को जो मेनली जो डिफेक्ट पढ़ने हैं वो 2 प्रकार के, बड़ा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सी? ये 2 प्रकार के हैं, बोलेंगे स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट
और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बोलो बस, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दो प्रकार के हेडिंग डाल लीजिएगा और 2 टाइप लिखने के बाद पेन बंद कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखिएगा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अंतर बता दूं। क्या बता दूं बेटा? अंतर सुनना। एक सॉलिड है, उसका फार्मूला है A4B8, मान लिया। ठीक, अब मान लो क्या हुआ बेटा, इसका फार्मूला चेंज होके हो गया A2B4, मान लिया समझाने के लिए। तो यहां पर कैटायन और एनायन का रेशियो कितना है? 1:2। और डिफेक्ट के बाद भी रेशियो कितना है? 1:2। तो अगर रेशियो में कोई डिफरेंस ना आए, इंपीरिकल फार्मूले में कोई डिफरेंस ना आए, तो उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब इंपीरिकल फार्मूले का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर या रेशियो, उस पर कोई फर्क नहीं आया। लेकिन मान लो बेटा इसका फार्मूला चेंज होकर हो जाए A3B8, अब बताइए रेशियो क्या आएगा? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18, अगेन 3 6 18। पहले रेशियो था 1:2 और अब रेशियो हो गया 1:2.66। इंपीरिकल फार्मूला बदल गया, रेशियो बदल गया। तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हमारी बात से सहमत है? पक्की बात है? अच्छा बेटा एक बात सोचो, सोचो सिर्फ अभी, एक मोटा मोटा हम आइडिया दे रहे हैं आपको, तो चलो बाद में दे देंगे। अंतर दोनों में समझ में आ गया? बताइए, आफ्टर डिफेक्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इफ चेंजेस दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब समझाया ही है तो लिखवा भी देते हैं ना, आप मत लिखना अभी, ओके? हम जब आपको समय देंगे आप तब लिखें। अच्छा, अभी सिर्फ आप लोग आराम से देखो। When ratio of cation and anion remain same after defect, ओके? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले भी रेशियो था 1:2, बाद में भी रेशियो है 1:2। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके? अब ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 प्रकार के हैं। एक है बेटा शॉटकी डिफेक्ट, बोलो बेटा कौन सा? शॉटकी डिफेक्ट। और दूसरा है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, देखो बेटा, शॉटकी डिफेक्ट का पिक्चर में आता है। आप चाहो तो समझ गए हो कैसे लिखना है, तो थोड़ा लिख भी सकते हो। ठीक, अब लिख लो, ओके? साथ में लिखना बेटा। इट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल number of cation and anion from the lattice। जब लैटिस बोल लो या सॉलिड बोल लो, एक ही बात। जब लैटिस के अंदर से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं, लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट।
मान लो बेटा पहले फार्मूला था A4B4, ठीक ठीक। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, 2 कैटायन और 2 एनायन छोड़ के बाहर चले गए, फार्मूला क्या हो गया, A2B2। पहले भी रेशियो 1:1, बाद में भी रेशियो 1:1। इसे क्या कहोगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, इधर देखो सब लोग, जैसे अब देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, जो लैटिस होता है उसको कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। देखो बेटा आपको मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं डेफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं, डेफिनिट प्लेन्स में अरेंज होते हैं। देखो बेटा अब मान लो ये कैटायन और एनायन एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज थे। अब देखना बेटा क्या हुआ, जब शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, देखना बेटा एक कैटायन ने सॉलिड को छोड़ के वो बाहर चला गया और एक एनायन सॉलिड को छोड़कर बाहर चला गया। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। आपके मेडिकल में क्वेश्चन कैसे आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ऐसे आया, ध्यान से सुनेंगे। इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसेस या लीव द सॉलिड, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड, आपने आंसर मार दिया शॉर्टकी डिफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, देखो बेटा ये चित्र बनकर आएगा आपके सामने और आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए ये किस डिफेक्ट को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे प्लस माइनस, यहां पे क्या होगा प्लस, तो एक प्लस मिस हो गया, माइनस प्लस माइनस कुछ मिस नहीं हुआ, प्लस माइनस प्लस एक माइनस मिस हो गया, तो एक प्लस मिस हो गया, एक माइनस मिस हो गया। और इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन जब मिस होते हैं तो कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी। हम तुरंत समझ जाएंगे दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके होगी बात। अच्छा सुन लो बेटा, ये आपने ऐसे बना लिया है, ऐसे बना लिया है। अच्छा देखो बेटा इसके नीचे एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो बेटा जब बेटा कैटायन और एनायन अपनी साइट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो इन रिक्त स्थानों को हम कहते हैं होल। बेटा बोलो क्या कहते हैं, वॉइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे, होल। देखो बेटा तो जब एक शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ, एक शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब एक कैटायन और एक एनायन बाहर चला गया तो कितने होल पैदा हुए, 2। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 2 होल्स आर क्रिएटेड पर शॉर्टकी डिफेक्ट। किसी बच्चे को डाउट है, बोलो, बताएंगे सब लोग। अगर 1000 शॉर्टकी डिफेक्ट हो तो कितने होल क्रिएट होंगे, 2000। 1,00,000 शॉर्टकी डिफेक्ट हो तो कितने होल क्रिएट होंगे, 2 लाख। एक शॉर्टकी डिफेक्ट होने पर जस्ट डबल 2 होल्स आर क्रिएटेड। ओके होगी बात, ठीक है। अच्छा अब जाओ थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लें फ्रैंकल डिफेक्ट से, ठीक है। देखिए बड़ा इसमें क्या होगा, देखिए इट अराइजेस व्हेन कैटायन leaves its site and occupies interstitial space. ध्यान है सब लोग। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ, कैटायन और एनायन दोनों ने अपनी जगह को छोड़ दिया और अपनी जगह को भी छोड़ा और सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए।
फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, पहला पॉइंट, एनायन जहां का है वहीं रखा रहेगा, सिर्फ कैटायन अपनी जगह को छोड़ेगा। छोड़ने के बाद सॉलिड के बाहर नहीं जाएगा, सॉलिड के अंदर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं यहां पे चला जाता है। तो उस डिफेक्ट को कहते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, समझ आया? समझ, देखो पहले रेगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं, विदाउट डिफेक्ट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ध्यान रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन आते हैं अल्टरनेट फैशन में अरेंज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस प्लस। देखो बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, इस लैटिस में क्या होगा, कोई एक कैटायन अपनी जगह को छोड़ देता है और ये जो रिक्त स्थान है बीच में, ये जो एम्प्टी स्पेस है जिन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहां पे चला जाता है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, ध्यान समझना बेटा, कुछ सोचना बेटा, सिर्फ कैटायन अपनी जगह को छोड़ रहा है और छोड़ने के बाद कोई बाहर नहीं गया, अभी भी सॉलिड के अंदर है, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब एक फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ तो एक होल क्रिएट हुआ, जबकि एक शॉर्टकी डिफेक्ट पर दो होल क्रिएट हो रहे थे। तो दूसरा पॉइंट यहां पे बन गया, वन होल इज क्रिएटेड पर फ्रैंकल डिफेक्ट। वन होल इज क्रिएटेड पर फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, चले पहले ये बताओ तुम लोगों को स्टोकियोमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया कि डिफेक्ट के बाद रेशियो पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। यहां पर जितने कैटायन और जितने एनायन बाहर गए तो भी फर्क नहीं पड़ा, और यहां पे कैटायन निकला लेकिन निकलने के बाद सॉलिड के अंदर ही रह गया, इसलिए रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आप जरा सुनना बेटा। तीसरा बेटा पॉइंट होता है कि इन डिफेक्ट के कारण सॉलिड की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ध्यान से बुझना। एक बात बताओ, जब ये डिफेक्ट हुआ तो हमने इन डायमेंशन पर कोई चेंजमेंट किया नहीं किया, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अभी भी बराबर है, तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा, बोलो, कांस्टेंट। लेकिन जब कैटायन और एनायन ने सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए तो सॉलिड का मास क्या हो गया, कम। तो जब मास बेटा कम हो गया तो जाहिर सी बात है ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। ओके, अगर समझ में आया है तो जल्दी से बताओ, फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम भी वही है और मास भी वही, इसलिए डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कोई डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ओके, जब क्लास लेते हैं तभी फोन आते हैं। ओके, अच्छा बेटा सुनो, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा। लिखो, दिस डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट की बात चल रही है, दिस डिफेक्ट यूजुअली
present in good ionic solid with high coordination number. जो अच्छे आयनिक सॉलिड होते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा होता है, उन सॉलिड्स में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। ओके, ध्यान दो सब। आपको मालूम है, अभी पिछली क्लास में आपने आयनिक सॉलिड में पढ़ा था रेडियस रेशियो रूल, याद है आपको? रेडियस रेशियो में आपने पढ़ा था, मैं यहां बता रहा हूं कि 34 दूनी 68 पढ़ा था। बोलो बोलो बोलो। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8। जनरली जो आयनिक सॉलिड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 शो करते हैं, उनमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। आप जल्दी से बताओ अगर याद है तो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था फॉर 0.4142, 0.732 और 0.732221। कुछ याद आया? मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर उन्हीं में होता है जिनका रेडियस रेशियो भी हाई होता है। क्या होता है? हाई। यस। तो शॉटकी डिफेक्ट यूजली उन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिनका रेडियस रेशियो हाई होता है। बेटा बोलो, क्या होता है? हाई। हाई तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होगा। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सोचो सोचो। रेडियस रेशियो हाई होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तभी शॉटकी डिफेक्ट पिक्चर में आएगा। ठीक, अब सोचो, कोई रेशियो हाई कब हो सकता है? जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, बोलो, और नीचे वाली वैल्यू छोटी। अब देखिए जरा, एक कितना सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं। बहुत ही छोटी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं। देखना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। बेटा, बड़े होने और छोटे होने का मतलब ये नहीं होता है कि कैटायन का साइज एनायन के साइज से बड़ा हो जाए। नो 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 नो। कैटायन का साइज अगर एनायन के साइज से बड़ा हो गया तो रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोगों को मालूम है 1 से ज्यादा, अबे रेडियस रेशियो 1 नहीं हो सकता, तुम 1 से ज्यादा की बात कर रहे हो। कैटायन का साइज बड़ा और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है, तो सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बताना, इसके लिए शॉटकी डिफेक्ट होगा या इसके लिए होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। रेडियस रेशियो हाई तब होगा जब कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम, तभी रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 के क्लोज आएगी, तभी रेडियस रेशियो की वैल्यू हाई आएगी, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तभी शॉटकी डिफेक्ट पिक्चर में आएगा। ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। ना 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 ना, ये तो अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है आयनिक सॉलिड में। इसका मतलब हो गया रेडियस रेशियो मोर देन 1। ये तो बिल्कुल सरासर क्या है? गलत। ओके, तो रेडियस रेशियो हाई का बेटा मतलब क्या है? मैं चाहूंगा मेरे छात्र ये वाला अरेंजमेंट बनाए और उसके नीचे लिखे, चलो मैं लिख देता हूं कि रेडियस रेशियो हाई का मतलब है दोनों का साइज कंपैरेबल होना चाहिए। कैटायन बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और एनायन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज लगभग बराबर होना चाहिए।
ओके, तो धोखे से भी अक्सर बच्चे गलत सोच लेते हैं कि हाई का मतलब है कैटायन बड़ा हो जाए और एनायन छोटा हो जाए। ये तो संभव ही नहीं है, वरना रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा। हाई और लो का मतलब है कि उन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फ्रैंकल के नीचे लिखो दिस डिफेक्ट। अच्छा, इसके एग्जांपल लिख लेना बेटा, जगह कम पड़ जाती है, इसी के नीचे एग्जांपल लिख लेना। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें था? 6 और 8। 6 का मतलब हो गया NaCl टाइप और 8 का मतलब हो गया सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, यहां पे क्या लिखोगे? दिस डिफेक्ट यूजली present in less ionic solid with low coordination number। और आप समझ गए होंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर कब होगा? जब रेडियस रेशियो की वैल्यू काफी कम होगी। तो रेडियस रेशियो लो होना चाहिए। और जल्दी से बताओ, रेडियस रेशियो लो कब होगा? जब कैटायन काफी छोटा हो और एनायन काफी बड़ा, लार्ज डिफरेंस। ओके, और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था? जिंक सल्फाइड का था कि नहीं था? बोलो। एग्जाम्पल हो गए जिंक सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। ठीक है, ये हमने आपको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को कंपैरिजन करके पढ़ाया और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों डिफेक्ट को लेकर कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। बताए बोले ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाई रेडियस रेशियो का मतलब कैटायन बड़ा हो जाए एनायन छोटा हो जाए? नहीं नहीं नहीं, दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? सुनो, देखो जरा, आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 भागों में पढ़ा, इधर शॉर्टकी पढ़ा, इधर फ्रैंकल पढ़ा। अब हम जो बातें बताएंगे पूरे पन्ने पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लो, पूरे पेज पर लिखेंगे, डब्बे के अंदर। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों को मिलाकर हम 3 बातें और बताना चाहते हैं। बात नंबर 1, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण सॉलिड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। लिखेंगे ड्यू टू दिस डिफेक्ट thermodynamic stability of solid decreases। पहला पॉइंट। ओके, इन दोनों डिफेक्ट के कारण सॉलिड की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, AgBr possess both defect, Schottky defect and Frankel defect।
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी पूछा जाता है बेटा। वो कौन सा सॉलिड है जिसमें दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट बेटा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है एक्चुअली ये स्पेशली शॉटकी डिफेक्ट को लेकर है और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। लिखेंगे 10⁶ शॉटकी पेयर आर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl solid at room temperature. Okay, 10⁶ शॉटकी पेयर आर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl solid at room temperature. ओके, मतलब देखो बेटा, इसका मतलब समझ लीजिए। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझते हो? 1 सेंटीमीटर लंबाई का, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का और 1 सेंटीमीटर गहराई का। तुम एक टुकड़ा ले लो NaCl का, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तभी तो वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस छोटे से NaCl के एक टुकड़े में 10⁶ शॉटकी डिफेक्ट पाए जाते हैं। यही बेटा कारण है कि शॉटकी डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट। जगह नहीं है, आप नीचे ऐसे करके लिख लीजिएगा, शॉटकी डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट। ओके, आप देख लो बेटा, एक छोटे से NaCl के टुकड़े में जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें 10⁶ पेयर शॉटकी पाए जाते हैं। 10⁶ का मतलब हो गया 10 लाख शॉटकी डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, चल, तो ये आपके सामने हुआ शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट किसे कहते हैं बताओ? शॉटकी डिफेक्ट को। वो कौन सा सॉलिड है जिसमें दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं? बोलो, AgBr को। NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने शॉटकी पेयर पाए जाते हैं? 10⁶। ओके, चलो फटाफट बोलेंगे, फटाफट बताएंगे। देख के बताओ, समय बहुत चुकी है आज हमारे पास, देख के बताना। आपके एग्जाम में एक ये फिगर बनकर आ गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया शॉटकी डिफेक्ट होगा या फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, बताओ शॉटकी डिफेक्ट होगा या फ्रैंकल डिफेक्ट? देख के बताओ। गलत हो गया? अच्छा, अब सही है, बताइए। आप बताओ क्या क्या मिस हो गया है? माइनस प्लस माइनस, तो एक तो मिस हो गया कैटायन, माइनस प्लस माइनस, एक मिस हो गया एनायन। तो एक कैटायन मिस है, एक एनायन मिस है। इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन जब मिस होते हैं तो उसे कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। इज इट क्लियर? अब बताना बेटा, अब बताना, ध्यान से चलो बताएंगे। बोलो क्या हुआ? सिर्फ कैटायन ने अपनी जगह को छोड़ा, सॉलिड को नहीं छोड़ा है, सिर्फ जगह को छोड़ा और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। कौन सा डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बताना,
बोलो बोलो, दोनों प्रकार के डिफेक्ट है। आप देखिए, एक कैटायन ने अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस को घेर लिया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। और एक कैटायन और एक एनायन ने सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए तो शॉर्टकी डिफेक्ट भी हो गया। तो इस अरेंजमेंट में शॉर्टकी डिफेक्ट भी है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। क्लियर हो गया अपना पॉइंट? नेक्स्ट पर सब लोग बताएंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण मास क्या हो गया, बोलो, तो डेंसिटी क्या हो गई। फ्रैंकल डिफेक्ट में मास पे कोई फर्क, तो डेंसिटी पे कोई फर्क। शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर या लो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई। और फ्रैंकल डिफेक्ट लो। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कब होता है, जब रेडियस रेशियो हाई या लो, हाई। लो कोऑर्डिनेशन नंबर कब होता है, जब रेडियस रेशियो लो। रेडियस रेशियो हाई कब होगा, जब कैटायन बहुत छोटा हो या एनायन के लगभग बराबर हो, एनायन के लगभग बराबर। रेडियस रेशियो कम कब होगा, जब कैटायन बहुत छोटा हो या एनायन के लगभग बराबर हो, बहुत छोटा। इज इट क्लियर? कौन से सॉलिड में दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं? एजी। क्या ये एजीबीआर का एग्जांपल है? बिल्कुल। फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो गया और शॉर्टकी डिफेक्ट भी हो गया। इज इट क्लियर? इन दोनों डिफेक्ट के कारण थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है। NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े में कितने शॉर्टकी पेयर पाए जाते हैं? 10⁶। नेक्स्ट में, एक शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ तो 2 होल पैदा होंगे, बोलो। और एक फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ तो 1 होल पैदा होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चल, शॉर्टकी हो गया और हेलो हेलो, फोन में इसलिए उठा लेता हूं, ऐसा ना हो कहीं कि ये चलना बंद हो जाए। चल रहा है, देखो कोई बच्चों का फोन आ रहा है, चल रहा है। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेटा, तुमने एक बात बताओ कि तुम्हारे समझ में ये आ गया कि डिफेक्ट चाहे शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, कैटायन और एनायन के रेशियो पे कोई फर्क है? नहीं पड़ा। दोनों छोड़ के चले गए तो भी रेशियो सेम रहा। और कैटायन ने बस अपनी जगह छोड़ी है, सॉलिड को नहीं छोड़ा तो भी रेशियो सेम रहा। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे कि आफ्टर डिफेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये यार कीड़े जो हैं जल जाते हैं, बड़ी गंदी स्मेल आती है। आफ्टर डिफेक्ट रेशियो चेंजेस, ठीक है? ओके ओके। यहां पे होल नंबर में रेशियो नहीं आएगा, दशमलव में रेशियो आएगा। 1:2 2.66 अभी देखा था आपने, दशमलव में मामला होगा। ओके, तो एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई सॉलिड दशमलव में आपको दिखाई पड़ जाए तो वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट उसमें होगा। एग्जाम्पल के तौर पर Fe.940, आप देखिए रेशियो किसमें है, 1:2 दशमलव में आ गया। अगर कोई एटम दशमलव में आ जाता है तो गारंटी होती है कि उसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अगर किसमें आ जाए, दशमलव। क्या इसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा? नहीं होगा। 1:1 दोनों होल नंबर में है, इसके अंदर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। और अभी अभी आपने पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है हाई, 6। ठीक है, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक की 2 बातें समझाई। आफ्टर डिफेक्ट रेशियो चेंजेस, और कभी कोई सॉलिड ऐसा दिखाई पड़े जिसमें कोई एटम दशमलव में लिखा हो तो यह अंडरस्टूड होता है कि वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो कर रहा होगा। ठीक है, अब ये भी बेटा 2 प्रकार के। पहला, मेटल
एक्सेस डिफेक्ट। यहां पे हम लोग अब समझना चालू करें। हेडिंग डाल दो, छोड़ दो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिनमें कोई एक एटम दशमलव में आ जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बंद करो पेन कॉपी और देखो, नाम से समझ में आ रहा है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब नॉन मेटल की तुलना में मेटल का नंबर ज्यादा होगा। दूसरा पढ़ोगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नॉन मेटल की तुलना में मेटल का नंबर कम होगा। जल्दी से बताना ये एग्जाम्पल किसका है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, क्योंकि नॉन मेटल की तुलना में मेटल का नंबर कम है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, उल्टा कर दें, 1 यहां लिख दें, 0.94 यहां लिख दें, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो ये मेटल और नॉन मेटल आप क्या बोल रहे हो, तो बड़ी गलत बात है। कोई भी कंपाउंड होगा आयनिक सॉलिड, वो मेटल और नॉन मेटल से ही मिलकर बनता है। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। NaCl में Na+ मेटल है, Cl- नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखना बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक बात बताओ, तो इसका मतलब यही तो हुआ। देखो बेटा, ये कैटायन है, ये ना, सुनना, मेटल एक्सेस का मतलब है मेटल का नंबर नॉन मेटल से ज्यादा, तो 1+ डेल्टा। आप ऐसे लिख सकते हो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, सुनना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? A+X- 1 - डेल्टा। बोलो 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 भाई, नॉन मेटल की तुलना में मेटल का नंबर ज्यादा होना चाहिए ना। चाहे इसको बढ़ा दो, चाहे इसको घटा दो, बात तो एक ही। तो कभी कभी क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को ऐसे भी शो किया जाता है। ओके, अब सुनना बेटा, सबसे पहले मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई कि मेटल एक्सेस का क्या मतलब है और मेटल डेफिशिएंसी का क्या मतलब। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? कोई भी एक एटम अगर दशमलव में आ जाएगा, इसका मतलब ही है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये होता कैसे है। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ, लिखो, when an ionic solid, when an ionic solid is heated in presence of vapor of its metal। जब किसी आयनिक सॉलिड को उसकी मेटल की वेपर में गर्म किया जाता है तो पिक्चर में आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लिख लो भी, अभी समझाते हैं, अपने ऐसा समझ जाओ, पैसा लो, सिंपल है, कुछ नहीं, डिफेक्ट में कुछ नहीं है, बस 30 मिनट सोलो, खत्म होने वाले। लिख लिया सबने? आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस लैंग्वेज को मारो गोली। ये देखो जरा, जब किसी आयनिक सॉलिड को उसकी मेटल की वेपर में गर्म किया जाता है तो जो डिफेक्ट पिक्चर में आता है उसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। खत्म करो बात। समझ में आया? ये डिफेक्ट कब होगा? जब किसी आयनिक सॉलिड को उसकी मेटल की वेपर में गर्म किया जाता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पिक्चर में आता है। ठीक, यहां पर जगह कम पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सब लोग देखें। ओके, कहो तो रब कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं। लिख चुके हो तुम लोग? ये भी बना लेना है ऐसे।
ये भी बना, आराम से समझेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो बेटा, जैसे मान लिया मैंने सोडियम क्लोराइड का एक सॉलिड ले लिया, हमारे छात्र फटाफट बोल दें NaCl टाइप आयनिक सॉलिड, Z की वैल्यू होती है 4 पर यूनिट सेल, NaCl की 4 यूनिट होंगी, Z की वैल्यू होगी 4, इंटर आयनिक डिस्टेंस एज लेंथ बाई 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6s2 6। याद आ गया? इसी को कहते हैं रॉक सॉल्ट टाइप। याद आ गया? देख, कल ही पढ़ाया मैंने। ये देखो बेटा, ये NaCl का एक टुकड़ा ले लिया। मैंने अभी अभी अपने छात्रों को बताया था, डिफेक्ट के केस में सॉलिड को ऐसे दिखाया जाता है विद अल्टरनेट प्लस माइनस। कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं हो रही है? ओके, अब सुनो, ये तुम्हारा NaCl सॉलिड था, हमें पिक्चर में लाना था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हमने इसको इसकी वेपर में क्या कर दिया? गरम कर दिया। अब देखना, गरम करने से क्या हुआ, सोडियम मेटल ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इट इज NS1, बोलो, और अपने मोनो पॉजिटिव कैटायन में बदल गया। ठीक, ध्यान देना बेटा, इस कैटायन को देखकर सॉलिड के अंदर जो एनायन रखा हुआ है, बोले तो Cl माइनस, कैटायन को देखकर इस Cl माइनस के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है प्लस को देखकर माइनस खिंचा चला जाता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इस कैटायन को देखकर एक एनायन अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल आता है। और जल्दी से बताओ, अगर एक एनायन बाहर चला गया तो सॉलिड के अंदर कैटायन की मात्रा, दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एम राइट? जब Cl माइनस बाहर चला गया तो अंदर Na प्लस की मात्रा बढ़ गई। एक बात ध्यान से सुन लो, देखो बेटा, जितने भी सॉलिड होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जब बेटा एक Cl माइनस बाहर चला गया तो उसके इक्विवेलेंट जो एक Na प्लस होगा वो एक्सेस में हो गया, मेटल एक्सेस में हो गया। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए, तुम बाहर चली गई, इसको देख के मेटल एक्सेस डिफेक्ट पिक्चर में आ गया, हमारा काम तो हो गया। लेकिन एक गड़बड़ी भी हो गई कि जब ये एनायन बाहर चला गया तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह गया, एक पॉजिटिव इसके अंदर एक्सेस में होगा। हमें तो सॉलिड को क्या रखना है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब सुनना, तो इस नेगेटिव के बाहर जाने से जो नेगेटिव की कमी आ गई है, उस नेगेटिव की कमी ये इलेक्ट्रॉन पूरी कर देता है। इस प्रकार से सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बना रहता है और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी पिक्चर में आ जाता है। ओके, तो देखिए आफ्टर डिफेक्ट सिचुएशन क्या बन गई है, ध्यान से देखेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पे आ चुका है इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी स्पेस में आकर बैठ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। बेटा बोलो क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। बेटा बोलो क्या बोलते हैं? एफ सेंटर।
एफ का बेटा मतलब होता है फार्ब, और फार्ब का बेटा मतलब होता है कलर। बेटा बोलो क्या होता है? दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब किसी आयनिक सॉलिड को उसी मेटल की वेपर में गर्म किया जाता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। समझ में आया? अब देखिए वाई दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। देखिए जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से एनर्जी मिलती है तो ये एक हायर एनर्जी लेवल में जंप मार देता है। बोलो किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। हायर एनर्जी लेवल में ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, 10 की पावर -8 सेकंड, याद है कुछ, और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। और मेरे बच्चे जानते हैं डेल्टा ई बराबर SC/λ। उस एनर्जी के इक्विवेलेंट हमको वेवलेंथ दिखाई पड़ेगी, और वो वेवलेंथ जिस जोन में गिरेगी विब ग्योर, वैसा कलर हमको दिखाई पड़ेगा। वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, व्हाटएवर। ओके, तो इस पॉइंट को भी मैं लिखवाना चाहूंगा। ये आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ लिया है। अब मैं ये लिखवा दूं कि ये एफ सेंटर कलर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो भी लिखिए। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेड टू higher energy level by absorbing energy, so different color is observed. So डिफरेंट कलर इज ऑब्जर्व। ओके, अब समझ में आया सबको कि इसको एफ सेंटर ही नाम क्यों दिया गया? कोई एफ का मतलब होता है फार्ब, और फार्ब का मतलब होता है कलर, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, जिसके कारण हमको कलर दिखाई पड़ेगा। एनसीईआरटी का पॉइंट है, इधर देखिए, जैसे NaCl गोल्डन येलो कलर दिखाई पड़ता है इसी एफ सेंटर के कारण। और बेटा सुन लो, अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। कौन बच्चा मुझे जिंक ऑक्साइड के सारे नाम बताएगा? जिनसाइड भी कहते हैं, और चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं, और फिलोसफर वुल भी कहते हैं। जिनसाइट, चाइनीज व्हाइट और फिलोसफर वुल इसी का नाम होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, मेटलर्जी में पढ़ाया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, इट इज व्हाइट इन कोल्ड, बट बोलो, बट क्या क्या बोला? व्हाइट इन कोल्ड बट येलो व्हेन हीटेड। ठीक है, ZnO जब ठंडा होता है तो व्हाइट कलर का है, लेकिन गर्म करने पर येलो कलर का हो जाता है। ZnO, द रीजन बिहाइंड इज, बोलो बेटा, एफ सेंटर। ठीक है बेटा,
आगे बढ़े। इस प्रकार से मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो मुझे हिंदी में बताना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पिक्चर में कब आएगा? बोलो, जब किसी आयनिक सॉलिड को उसकी मेटल की वेपर में गर्म करेंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पिक्चर में आएगा। जब मेटल की वेपर को गर्म किया, उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने कैटायन में बदल गया। कैटायन को देखते ही सॉलिड के अंदर जो एनायन रखा था उसके मुंह में पानी आ गया और ये देखो पगली बाहर खिंची चली आई। जब ये पगली बाहर खिंची चली आई तो सॉलिड के अंदर एनायन की मात्रा कम हो गई, मतलब कैटायन की मात्रा बढ़ गई। सो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इस पगली के पगलाने से मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो हो गया, लेकिन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पे जाकर बैठ जाता है और अब इसे कहते हैं एफ सेंटर। ये एफ सेंटर का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरी सोर्स से एनर्जी को लेकर हायर एनर्जी लेवल में जंप मार सकता है, मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, सो इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है गोल्डन येलो, जिंक ऑक्साइड ठंडे में होता है सफेद और गर्म करने पे हो जाता है येलो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लास्ट है बेटा। बेटा तुम लोग फिजिक्स में सेमी कंडक्टर तो पढ़ते होगे, पीएन जंक्शन, एनपीएन, सेमी का थ्योरी, बैंड थ्योरी, वो सब पढ़ते हो ना। तो वो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए। एनसीईआरटी में तो एक पेज का लिखा है, फिजिक्स में मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हमें बस इतना बता दो कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को कैसे लिखे, 1 प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा? जल्दी बताओ। माइनस डेल्टा। नॉन मेटल की तुलना में मेटल का अमाउंट कम हो गया, दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, सीबीएसई में आ चुका है वो सवाल, एम्स में आ चुका है वो सवाल, शायद आईआईटी में भी आ चुका है वो सवाल। ठीक है, 2 कौलिक सवाल है, अभी कराता पढ़ाए इसको। बंद करो पेन। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में सबसे पहले ये सुन लो, ये वो सॉलिड शो करते हैं जिनका मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो। बोलो क्या शो करता हो? वेरिएबल वैलेंसी। मेटल सोर्स वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, सामने देखिए बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल M है जो 2 प्रकार के आयन बना सकता है, M+2 या M+2 M+3, कुछ भी ले लो, वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना कैसे होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लोअर वैलेंसी के सॉलिड को हायर वैलेंसी के साथ गर्म करते हैं। ठीक, देखा सब लोग। समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं है। एक बात बस दिमाग में बैठा लो, जो मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं,
कि सॉलिड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब एनायन पागलों की तरह बाहर चला गया था तो नेगेटिव की कमी को पूरा किया था इलेक्ट्रॉन। सॉलिड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, देखो बेटा, मान लो ये सॉलिड है, मोनोवैलेंट वाला, लोअर वैलेंसी वाला। अल्टरनेट फैशन में अरेंज करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। डिफेक्ट में हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखो क्या हुआ, देखो होता क्या होता, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान देना बेटा। लोअर वैलेंसी के जो मेटल हैं ये बाहर निकलेंगे। कहां निकलेंगे? बाहर। भाई मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है कि मेटल की हमें कमी करनी है। अब देखना, तो कैटायन जो है सॉलिड को छोड़कर बाहर निकले। अब समझना, जब कैटायन बाहर जाएगा तो सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम। नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। और मैंने अभी अभी बताया था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट रिमेन सेम। सुनना, जब दो पॉजिटिव बाहर निकले तो दो पॉजिटिव की कमी हो गई, और दो पॉजिटिव की कमी को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव पर्याप्त है इसके अंदर चला जाए। क्यों? लोअर वैलेंसी के दो बाहर निकले तो हायर वैलेंसी का एक अंदर चला गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? मेंटेन। लेकिन कैटायन की ओवरऑल मात्रा क्या हो गई? कम। बाहर निकले 2m, अंदर गया 1m, तो 1m कम हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बेटा सुन लो मेरी बात, ये कैटायन का जो चार्ज है वो 2m+ के तो बराबर है, चार्ज के केस में तो बराबर कर दिया, लेकिन ओवरऑल कैटायन का अमाउंट तो कम हो गया ना। 2m बाहर निकले और 1m+2 अंदर गया, तो 1m कम हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, ध्यान दो बेटा। तो जब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ तो अभी मैं लिखने का समय दूंगा, आप जरा देखिए तो हम क्या कहना चाहते हैं। प्लस, और यहां पे बैठ गया +2, और ये देखो 2m+ बाहर चले गए। तो इस प्रकार से मेरे छात्रों ने देखा कि जब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है देन अगेन होल्स आर क्रिएटेड। बोलो क्या क्रिएट हुए? बोलो क्या क्रिएट हुए? हो। शॉर्टकी डिफेक्ट में भी होल होते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी होल पैदा होते हैं, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी होल्स पैदा होते हैं। एम आई राइट? जस्ट लिसन टू मी, डोंट राइट। पेन बंद रखो। सुनना, आप यहां तक लिख लिया है? यहां तक लिख लिया ना तुम लोगों ने? लिख, सब बताओ, लिख लिया है? अब तो सुनना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सुन लो, जिसपे तुम्हें फोकस करना है। जब एक हायर चार्ज वाला अंदर जाता है तो कितने होल क्रिएट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लीज देखिए, चलो मैं कुछ भी रब नहीं कर रहा हूं, तुम देखो। जैसे इस पिक्चर में आपने देखा, जब m+2 वाला एक आयन अंदर गया तो 2+1 वाले बाहर आए। एक जगह को इसने घेर लिया, फिर भी एक जगह खाली रह गई, तो कितने होल क्रिएट हुए? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन 1m+2 अंदर जाएगा तो 1 होल इज क्रिएटेड? फॉर दिस एग्जाम्पल क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता। अब जरा आप देखिए, अभी तो मैंने पिक्चर खोल कर दिखाई है, पूरी क्लास को दिखाई पड़ रहा है। 2m+ बाहर गए, 1m+2 अंदर गया,
एक जगह को भर दिया, फिर भी एक जगह खाली रह गई, मतलब एक होल क्रिएट हुआ। एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे तो करोगे नहीं, बहुत समय चला गया। सुन लो, इधर देखो, लोअर चार्ज वाले को लिखना, लिख दिया जो बाहर जा रहा है, और हायर चार्ज वाले को लिखना जो अंदर जा रहा है। जैसे कि तुम जानते हो सॉलिड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने चाहिए, इन चार्जों को क्रिस क्रॉस कर देना। 1 आ गया यहां, 2 आ गया यहां, चार्ज बैलेंस हो गए। चार्ज बैलेंस हो गए, बताओ बेटा। तो आप देखिए 2m+ बाहर गए, 1m+2 अंदर गया, तो एक जगह खाली रह गई होगी, मतलब 1m+2 के अंदर जाने पर 1 होल इज क्रिएटेड। तो यहां से रिजल्ट आ गया 10, 1m+2 क्रिएटेड 1 होल। लिखना अब मना है, अब लिखना मना है। लोअर चार्ज वाले को लिखो जो बाहर निकल रहा है, और हायर चार्ज वाले को लिखो जो अंदर जा रहा है। अब चार्ज तुम्हें क्या करनी है, मेंटेन। चार्जों को कर दो क्रिस क्रॉस, चार्ज बैलेंस हो गए। मतलब क्या हुआ, 2m+ बाहर जा रहे हैं, तो 1m+2 अंदर आ रहा है, तो एक जगह इसने भर दी, एक जगह अभी भी खाली रह गई, तो कितने होल क्रिएट हुए, एम आई राइट। हम और देखेंगे, इसी के नीचे देखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। बताना सब लोग। मान लो लोअर चार्ज वाला है +2 फेरस, अब तुम लोग बताना, और जो अंदर आ रहा है वो है हायर वाला फेरी। अब सबसे पहले क्या करोगे, चार्ज बैलेंस, 3 आया यहां और 2 आया यहां, 3 Fe+2 जब बाहर गए तो 2 Fe+2 अंदर आए, तो एक जगह खाली बची। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब 2 Fe+3 अंदर जाएंगे तो एक होल क्रिएट होगा? क्या मैं लिख सकता हूं, यस 10 1 होल is created by 2 Fe+3। तो एक Fe+3 ने कितने होल पैदा किए, आधा होल पैदा किया। अब आधे की तो बात हो नहीं सकती है, तो 2 Fe+3 ने पैदा किया एक। एम आई राइट? सवाल बड़ा क्लियर हो रहा है, सोच के बताना। सवाल था, ध्यान सब लोग सुनेंगे, वर्बली आंसर देना है, पेन नहीं चलाना है। फेरस ऑक्साइड का एक सॉलिड था, फेरस ऑक्साइड मतलब FeO, Fe+2, ओके। मैंने इसमें, ध्यान सुनेंगे, 1 मोल Fe+3 को डाला। बताइए कितने होल क्रिएट होंगे? आप बोलेंगे, हम बताएंगे। Fe+2 था, Fe+3 डाला, देखो कितने होल सोल क्रिएट होंगे। उससे पहले अपना ये काम कर लिया करो। ये काम करते ही तुम समझ गए कि 2 Fe+3 अगर अंदर डालते तो एक होल क्रिएट होता। तुमने कितने Fe+3 अंदर डालने हैं? 1 मोल। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने आयन Fe+3 के डाले वो आपको पता चल जाएगा। 2 Fe+3 पैदा करते हैं एक होल, तो 6 × 10⁻23 Fe+3 पैदा करेंगे कितने होल? दिस इज योर आंसर। समझ में आया सवाल? समझ में आया सवाल? अच्छा, अगर समझ में आया है, लिखना लिखना कुछ नहीं है, सब सवाल कराएंगे। अगला वाला तुम लोग बताओगे। पेन चलाओगे? चला लो, चलो पेन चला लो, ठीक, पेन चला लो, चलो। अब बताना,
Na प्लस, लोअर वाला में डाला जाता है हायर वाला, अंडरस्टूड है, तभी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं Al+3। पहले आप इस प्रकार से बताओ कि एक Al+3 से कितने होल क्रिएट होंगे? बोलो बोलो, सही बोला, बोला। चार्ज बैलेंस करो, 3 यहां आया, 1 यहां, राइट। 3 लोअर वैलेंसी बाहर गया, 1 हायर वैलेंसी अंदर गया, तो कितनी जगह खाली हुई? 2। तो 1 Al+3 क्रिएटेड 2 होल्स। अब अगर समझ में आया तो बताना। मैंने NaCl के सॉलिड में 1 मोल Al+3 को डाल दिया, बताइए कुल कितने होल क्रिएट होंगे? 1 मोल Al+3 का मतलब है 6 × 10⁻23 Al+3। एक Al+3 से पैदा होता है 2 होल, तो 6 × 10⁻23 Al+3 से पैदा होंगे 12 × 10⁻23 होल। दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा पहले ये बताओ, हायर वाले को डालने पर कितने होल क्रिएट होंगे? निकालने का तरीका समझ में आया? चार्ज बैलेंस कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने। यूजली अक्सर मैंने देखा है टीचर्स बच्चों से कहते हैं कि दोनों चार्जों का डिफरेंस निकाल लिया करो। वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहां पर देखो, 3 में 1 गया 2, तो यहां पे सही हो गया। 2 में 1 गया 1, यहां पर सही हो गया। 3 में 2 गया 1, तो यहां पे 1 होल इज क्रिएटेड बट नॉट बाई 1 Fe+3 बट इट इज बाई 2 Fe+3। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो जबरदस्ती ट्रिक बनाने का प्रयास मत करिए। जब कॉन्सेप्ट ही इतना जरा सा है तो काहे की ट्रिक? हमने एक छोटी सी बात बताई, जब से मैं डिफेक्ट पढ़ाना चालू किया, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। खत्म करो। जब लोअर चार्ज वाला बाहर जाएगा और हायर चार्ज वाला अंदर आएगा, तो क्रिस क्रॉस करके चार्ज को बैलेंस कर दिया करो, होल आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए। ठीक है, सुन रहे हैं बेटा? देखो बेटा, देखिए बेटा, जब लोअर चार्ज और हायर चार्ज दोनों सेम एलिमेंट होते हैं, तब इसे कहा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो भी पढ़ा रहे हैं आप। लेकिन लोअर चार्ज और हायर चार्ज वाला अगर डिफरेंट हो जाए तो इसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ना कहकर हम इसे कहते हैं, ये बना लिया है, तब बेटा हम लोग इसे कहते हैं, यहां पे लिख दूं, डोपिंग। तो क्या कहते हैं? या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पर नाम बदल गया है बेटा, बस। ठीक है, उसके कर्म अभी भी वही है, होल क्रिएट होंगे, नाम बदल गया है, मेटल डेफिशिएंसी ना बोलकर डोपिंग इफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब ये आपका खत्म। लिखो, बाहर जाने वाला और अंदर आने वाला दोनों सेम है, तो आप बोलोगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं तो नाम बदल जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग इफेक्ट नाम दिया जाएगा। ठीक है, आज 30 जून है। आज टेस्ट अनाउंस था व्हाट्सएप वाला मेरा, टेस्ट नंबर 11, पेपर डल चुका है व्हाट्सएप पर, आप जाके लगा सकते हैं। टॉपिक क्या थे आज के टेस्ट के?
सॉलिड स्टेट, 6th ए ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव और एमीन, ये टॉपिक था। ठीक है, लिखो आराम से। देखिए बेटा, इस लास्ट वाले पर मोल कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन होता है। किसका एप्लीकेशन है? यही सवाल एनसीईआरटी में दिया गया है, अभी कराते हैं। नीट में भी आ चुका है, आपके एम्स में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है। बड़े आगे हटा दे बेटा। चल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक बड़ा प्यारा सा सवाल और दिया गया है, जिस सवाल को मैंने आपको पढ़ा दिया था इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, एक सवाल ये एनसीईआरटी में दिया गया है। पहले देख के बताओ, बाद में सवाल बताएंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है या नॉन स्टोकियोमेट्रिक है? मेटल डेफिशिएंसी या मेटल एक्सेस? बोलो बोलो, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब लोअर चार्ज वाले को हायर चार्ज वाले के साथ गर्म करेंगे तो लोअर वाला बाहर जाएगा, हायर वाला अंदर आएगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब इसके अंदर आयरन +2 स्टेट में भी होगा और +3 स्टेट में भी होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने ये सवाल कराया था कि Fe+2 का परसेंट बताइए और Fe+3 का परसेंटेज बताइए। तो ये सवाल मैं यहां पे नहीं कराऊंगा, ये सवाल आप जाके करिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। मैंने आपको वहां पर यह भी सिखाया था कि अगर ऑक्साइड नॉन होता है, नॉन, तो ये परसेंट निकालते हैं बाय वेट, और अगर ऑक्साइड अननोन हो जाए, अननोन हो गया ना, तो ये परसेंट निकालते हैं बाय नंबर। ठीक है, ये जाकर कहां पर देखोगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में। भैया जैसे ये वाला सवाल हर जगह आ चुका है, ये वाला सवाल भी हर जगह आ चुका है। आपके आईआईटी में आ चुका है, आपके एएमयू में आ चुका है, आपके एम्स में आ चुका है, सीपीएमटी में आ चुका है। शायद नीट में नहीं आया है, शायद, श्योर नहीं हूं। तो है बेटा, देख लेना एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन कहां पे देखोगे जाकर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो यहां पे मैं नहीं बताने वाला, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, शायद ये सवाल मेरी सीट में दिया गया होगा। अगर किसी बच्चे को ना आए मान लो, या उसने मुझसे ना पढ़ा हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो व्हाट्सएप कर दे, मैं सॉल्यूशन दे भेज दूंगा उसको। ठीक है, अच्छा भाई, हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट का आखिरी सवाल है और चैप्टर खत्म। एक बच्चे ने हमसे बोला कि सर जी आपने क्लोज पैकिंग तो पढ़ाई नहीं। बेटा हम पहले ही कह चुके हैं, पूरा पढ़ाएंगे तो आयनिक में कितनी क्लास लगी थी? 9, इसमें लगेंगी 7, 8। तो हमने आपको इतना कर दिया है कि नीट में आपका सवाल फंसेगा नहीं। क्लोज पैकिंग नॉट वेरी है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका सवाल आ ही जाए। हमने आपको हॉट पॉइंट डिस्कस कर दिए। ठीक है, आज सॉलिड स्टेट लेक्चर 1 यूट्यूब से हट जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो अगला सवाल कराने जा रहे हैं। उससे पहले चूंकि समय आज हमारे पास है, एक बार और बोल लेते हो। ठीक, चलो हाथ बांध के बैठो।
बताना बेटा, किस टेम्परेचर पर रैंडमनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है? 0 केल्विन पर। ये कौन सा लॉ होता है? थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, एंट्रोपी बिकम 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अगर 0 केल्विन से तनिक भी तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडमनेस, और इसी रैंडमनेस को कहते हैं डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। कितने प्रकार के डिफेक्ट आपके कोर्स में है? 2, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अगर डिफेक्ट के बाद, अरे वही क्या, कौन सा कागज है, पैसे पड़े, 10 का नोट पड़ा हुआ, पहले कभी 1000 के पड़े होते थे, कोरोना का 10 का बचा है। अब क्या कहा जाए, बड़ा गड़बड़ हो गया है मामला, नया बैच अनाउंस कर दिया इसीलिए, है ना। कौन सा प्राइस? नहीं, वो क्रैश कोर्स बेटा क्या है ना, अभी नीट का कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है। अब बताओ, आप सोचो रहा, अब हम क्रैश कोर्स कैसे बना दें? 26 जुलाई के अकॉर्डिंग बना दें, कैसे बना दें? भाई क्रैश कोर्स का मतलब होता है टॉपिक, चैप्टर, डेट, चैप्टर, डेट, चैप्टर, डेट। अब पता तो चले भाई 26 जुलाई को होना है तो हॉट टॉपिक्स का रिवीजन कराए, अगस्त सितंबर में जाना है तो उस प्रकार से रिवीजन कराए, अक्टूबर में जाना है तो उस प्रकार से कराए, अगले साल जाना है तो बंद करें, तो बंद करें भैया सब, बोरिया बिस्तर बांध के हम भी जाए और तुम भी भैया जाओ। तो इसलिए क्रैश कोर्स जो मेरे दिमाग में बहुत तेज चल रहा है, लेकिन बस वही डेट, एग्जैक्ट डेट आ जाए, कर ही नहीं रहे, क्या किया जाए, डेट बता ही नहीं रहे। एक्चुअली क्या है ना, वो लोग भी परेशान है, किसी के मन में ये थोड़ी ना कि पेपर ना कराएं या बच्चों को परेशान करें, कोई नहीं चाहता किसी को परेशान करना, वास्तविकता तो यही है। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको लगता है कि सामने वाला हमें परेशान कर रहा है। मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बता रहा हूं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती, मतलब कोई किसी को परेशान करना नहीं चाहता। सरकार क्या चाहती है कि बच्चों का पेपर ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, वो परेशान है, कैसे ले पेपर, 14-15 लाख बच्चे हैं, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, कैसे उठाएं बच्चों को, तो परेशान चल रही है, इसलिए वो डेट पे डेट दे ही नहीं पा रही है ना। तो जैसे एक निश्चित डेट आती है आपके सामने क्रैश कोर्स होगा। हाँ, ये जरूर है कि बात बताएंगे, छोड़ो। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बड़े जल्दी से बताओ, आफ्टर डिफेक्ट रेशियो क्या रहना है? सेम। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में रेशियो चेंज हो जाएगा। दशमलव में कोई एटम है तो अंडरस्टूड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, स्टोकियोमेट्रिक 2 प्रकार के, शॉर्ट की और, जल्दी बताना, इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए, शॉर्ट की, तो पर शॉर्ट की डिफेक्ट कितने होल, कितने होल, मास क्या हो गया, तो डेंसिटी क्या हो गई। गुड आयनिक सॉलिड या लो आयनिक सॉलिड? गुड आयनिक सॉलिड। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर या लो, हाई रेडियस रेशियो या लो, और हाई रेडियस रेशियो कब होगा? जब कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर। फ्रैंकल डिफेक्ट भैया, इसमें कोई छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, बस कैटायन अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो पर फ्रैंकल डिफेक्ट 1 होल इज क्रिएटेड, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, रेडियस रेशियो कम होना चाहिए, कैटायन का साइज खूब छोटा हो, एनायन का साइज खूब बड़ा। इसके एग्जाम्पल थे NaCl और सीजियम क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल थे जिंक सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। इन डिफेक्ट के कारण थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एनसीईआरटी का पॉइंट 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में 10 की पावर 6 शॉर्टकी पेयर पाए जाते हैं, याद करना है। अच्छा, अब हम लोग आ गए नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सोचो, रटो नहीं, रटोगे नहीं, आग बंद करके सोच ले।
मेटल एक्सेस मतलब कैटायन का नंबर बढ़ जाए। अब कैटायन को बढ़ाने का तो कोई तरीका होता नहीं है, तो एनायन का नंबर घट जाए तो भी कैटायन बढ़ जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफरेंट पिक्चर में कब आएगा? जब किसी आयनिक सॉलिड को उसकी मेटल की वेपर के साथ गर्म करेंगे तो एनायन पगलाते हुए बाहर निकल आएगा और यहां पर कैटायन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको इलेक्ट्रॉन ने जाकर फुलफिल कर दिया, अब इसे कहते हैं एब्सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। NaCl गोल्डन येलो, ZnO ठंडे में सफेद है और गर्म करने पर येलो। क्लियर? कितने लोगों का ये कब्रिस्तान बन चुका है, कीड़े मकोड़े आते हैं और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। खैर आज बड़े बताओ। इसके बाद हम लोग आए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओ हो, मेटल का नंबर क्या करना है बे? कम। मेटल का नंबर कम करना है। सर ने बताया था ये तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल वैलेंसी कोई मेटल शो करता हो। लोअर वैलेंसी वाले में हायर वैलेंसी वाले को डालोगे तो ये अंडरस्टूड है, चार्ज को बैलेंस करने के चक्कर में निकलेंगे ज्यादा आएंगे कम, तो ओवरऑल मेटल की क्या हो गई? कमी। दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, अब कितने होल क्रिएट हुए? तो चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट लगा दिया करो। चलो ये बताओ, सोच के बताओ, चलो बताओ। लोअर वाला है +2, चलो भाई फटाफट बताना। जो अंदर आ रहा है वो है +4, बताओ क्या करें? क्रिस क्रॉस कर दे। अब क्रिस क्रॉस कर दो या सीधे 2 कर दो, दिमाग लगा यार। मतलब भाई 2 दूनी तो भी चार्ज बैलेंस हो गया, या क्रिस क्रॉस कर दो तो भी चार्ज बैलेंस हो गया। बात तो एक ही हो गई ना, 2 1 कम 2, बात तो वही हो गई ना। तो 2m+2 बाहर गए और 1m+4 अंदर आया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई। मतलब 1m+4 क्रिएट 1 होल। जल्दी बताओ, अगर तुमने इसके अंदर इसके 2 मोल डाले तो कितने होल क्रिएट होंगे? 2 मोल का मतलब हो गया इतने m+4। बोलो, 1m+4 क्रिएट करता है 1 होल, तो इतने m+4 क्रिएट करेंगे इतने। ठीक है, होल की संख्या आ गई। ठीक, अब मैं ये जो रफली सवाल जो मैं करा रहा था इसको अच्छा सा रूप देने जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट सवाल। लिखो बेटा। अभी मैंने बताया अगर बाहर जाने वाला लोअर वैलेंसी और अंदर आने वाला हायर वैलेंसी सेम है तो कहोगे मेटल डेफिशिएंसी, और डिफरेंट हो जाए तो कहेंगे डोपिंग। क्या कहेंगे? NaCl सॉलिड इज डोप्ड बाई 10⁻⁻⁴ mol% SrCl2। Calculate number of holes created per mole NaCl। मैं करूंगा, अब देखो, बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं। पर मोल NaCl बोलो, सबको देखो, नो रट्टाफिकेशन। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आपको डोपिंग साफ साफ नजर आ गई? लोअर वैलेंसी क्या है? Na+, और आप इसके अंदर ऐड क्या कर रहे हो? Sr+2। लोअर वैलेंसी में हायर वैलेंसी को ऐड कर रहे हैं, गारंटी है होल्स क्रिएट होंगे। मेरे छात्र बताएं, इसे मेटल डेफिशिएंसी कहोगे या डोपिंग? डोपिंग, दोनों डिफरेंट होगा। अब देखो,
सवाल करने से पहले आप सबसे पहले यह पता करेंगे कि एक हायर वाले के अंदर आने से कितने होल क्रिएट होंगे। तरीका मालूम है, चार्ज क्रिस क्रॉस। ठीक सुनना, हम सवाल अभी नहीं करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे लोअर वाला हायर वाला। बोलो बोलो, चार्ज बैलेंस करने मतलब 2 Na प्लस बाहर जाएंगे तो एक SR+2 अंदर आया, वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई? 1। मतलब 1 होल इज क्रिएटेड बाई 1 SR+2। चुपके से इसको लिखकर हटा दिया। बोलो बोलो बोलो, इतना क्लियर हो गया? एक SR+2 जब अंदर जाएगा तो एक होल क्रिएट होगा। चुपके से इतना काम कर लिया। अब सॉल्व करोगे सवाल। आओ देखो सवाल क्या बेटा, हमारे पास NaCl का एक टुकड़ा था जिसमें तुमने 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट SrCl2 को डाला। हमारे छात्रों को परसेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। 100 में कितना, परसेंट बाई वेट, 100 ग्राम में इतना ग्राम, परसेंट बाई वॉल्यूम, 100 ml में इतने ml, परसेंट बाई मोल, 100 ml में 100 मोल में इतने मोल। नहीं मालूम है तो मैं कोई हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, ये वॉल्यूमेट्रिक में आपको पढ़ाया जाता है। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। चल एक हिंट दे रहा हूं फिर तो। जैसे आप लोगों ने 12th का पेपर दिया होगा तो अक्सर लोग आपसे पूछते नहीं है, जरा बताओ बायो में कितने % नंबर है? तुमने बोला 80% नंबर है। मतलब 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर प्राप्त हुए। बताओ केमिस्ट्री में कितने % नंबर है? 99% नंबर है। मतलब 100 नंबर के पेपर में 99 नंबर प्राप्त हुए। बताओ फिजिक्स में कितने नंबर है? 33% नंबर है। अक्सर यही आते हैं। तो 100 नंबर में 33 नंबर प्राप्त हुए। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। ठीक देखो बेटा, तो 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट SrCl2 का मतलब है 100 मोल NaCl is doped by 10⁻⁻⁴ मोल SrCl2। 100 मोल में डाला है 10⁻⁻⁴ मोल SrCl2। समझ में आया? इतना बात खत्म नहीं हुई है अभी तो मैंने सिर्फ इसको ओपन किया। अब सुनना, सवाल आपसे होल की संख्या पूछ रहा है। किसमें? पर मोल NaCl। 1 मोल NaCl में कितने होल क्रिएट हुए ये पूछ रहा है। 100 मोल में डाला है इतने मोल, तो सबसे पहले ये पता करो 1 मोल NaCl में कितना डाला होगा? 10⁻⁻⁶ मोल SrCl। समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से देखिए, SrCl2 में Sr का एक एटम है, तो जितने मोल इस इलेक्ट्रोलाइट के होंगे उतने ही मोल Sr+2 के भी होंगे। बोलो, Sr+2 के मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो Sr+2 का नंबर आ जाएगा। बोलो, एक Sr+2 से एक होल क्रिएट होता है तो इतने Sr+2 से इतने ही होल क्रिएट होंगे। दिस इज योर आंसर। एम राइट? मतलब 1 मोल NaCl में
कितने होल क्रिएट हुए, 10 की पावर -6 Na होल क्रिएट हुए। आप Na की वैल्यू भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। ओके, ठीक है। कभी भी डोपिंग पर कोई क्वेश्चन आए, मेटल डेफिशिएंसी पर कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये काम करोगे, सबसे पहले कि एक हायर वाले से कितने होल क्रिएट होंगे, सबसे पहले ये काम करोगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट को लगाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, पहले वो वाला काम किया जाएगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? सबने लिख लिया? चलो सब लोग बताओ, बोलो इस पॉइंट का मतलब क्या, बोलो। 100 मोल NaCl में इतने मोल SrCl2 को डोप किया है। आप मुझे ये बताओ, तुम 1 मोल NaCl में क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि होलों की संख्या पर मोल NaCl पूछा गया, तो 1 मोल NaCl में कितना SrCl2 डोप किया, समझ में आ गया। SrCl2 में Sr का एक एटम है, तो जितने मोल इस इलेक्ट्रोलाइट के होंगे उतने मोल इस आयन के होंगे, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो, Sr+2 का नंबर आ गया। एक Sr+2 एक होल क्रिएट कर रहा, तो इतने Sr+2 इतने ही होल क्रिएट करेंगे। ओके, चेंज कर दे, वर्बली करोगे, मुंह जवानी करोगे? मुंह जवानी करेंगे सब लोग? आप बस सबसे पहला काम वाला होता है, आप चेंज करते जाओ, बोलते जाओ, हम लिखते जाए। यहां क्या हो जाएगा, बोलो। अब चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करो, बोलो। तो 3 Na+ बाहर गए, 1 Ga+3 अंदर आया, कितने होल? 2। तो 2 होल आर क्रिएटेड बाय 1 Ga। क्लियर हो गया? अब आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट में। 100 मोल NaCl में डाला है 10 की पावर -4 मोल GaCl3, तो 1 मोल में कितना डाला होगा? इतने मोल। हम 1 मोल में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पर मोल पूछा गया। इस इलेक्ट्रोलाइट के एक पार्टिकल गैलियम का है, तो जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल गैलियम का होगा। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो गैलियम आयनों की संख्या आ गई। एक गैलियम आयन से 2 होल क्रिएट हुए, तो इतने गैलियम आयन से इतने होल क्रिएट होंगे। अब आंसर ये हो जाए। समझ में आया? पक्की बात है? और चेंज करने, और चेंज करने है, कर दोगे? SW दे दे, छोड़ो यार, ना चलो इतने। चल ठीक है, ओके। तो इस बढ़िया सवाल ना कर दे। अरे ले यार, मन में है कहा है ये सब हटा दो, ये कर दो, ऑप्शन बना दो। अरे ऑफलाइन में तो बहुत कुछ होता है बेटा, ये तो बस हो रहा है काम। ऑप्शन बना दिया। लिख लो SW।
कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। देखिए अब की चलो कर देते, अब की बार देखिए क्या है, आपको परसेंट को खोलने की जरूरत नहीं, अब की बार होल का नंबर भी परसेंट में ही पूछ लिया गया, मोल परसेंट में ही पूछ लिया गया, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। अब की बार सीधे बस आपको चार्ज को क्या करना था, बोलो, बस ये पता करना था कि एक Ga+3 से कितने होल क्रिएट होंगे, 2, तो जितने मोल Ga+3 होगा मल्टीप्लाइड बाई 2 उतने मोल परसेंट होल क्रिएट होंगे। अब कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, कुछ करना था नहीं भाई, मोल परसेंट दिया गया और होलों की संख्या मोल परसेंट में ही पूछी गई, कुछ करना ही नहीं था। आपको बस ये पता करना था कि एक गैलियम आयन से कितने होल क्रिएट होंगे, तो जितने मोल गैलियम आयन डालोगे उसका डबल मोल परसेंट होल क्रिएट होगा, जस्ट डबल करते। ओके, चलो तो आप लोग सॉलिड के सारे सवाल लगा लीजिए। कल तो कोई क्लास नहीं होगी, परसों आपको थर्मो पढ़ाया जाएगा, और आज से कल के बीच में सारे सवाल आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर सलूशन आपको दे देंगे। ओके भाई, थैंक यू। चुपचाप पढ़ने आओ, पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा इससे क्या मतलब है, पढ़ाया जाएगा बस, ये अच्छी बात है। ओके, सब समझ में आ गया।